हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि दरोगा का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है और समय बहुत कम रह गया है। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 6 से लेकर 11 तक करंट अफेयर्स देखेंगे। कल 5 देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम जी राजन, निर्मला सीतारमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजेएम नसीमा मरैक्यार और सह लेखक कौन है? तो मेमोरीज नेवर डाई के लेखक हैं एपीजेएम नसीमा मरैक्यार और सह लेखक कौन है? तो इसके सह लेखक हैं डॉक्टर वाई.एस. राजन, डॉक्टर वाई.एस. राजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम थी जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े पर केंद्रित है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, तो यह किया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। विश्व भारती विश्वविद्यालय को जीवित विरासत विद्यालय घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और यह 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन करीब 20 टन है, 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसका निर्माण अष्ट धातु की पारंपरिक ढलाई विधियों का उपयोग करके किया गया है और इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधाकृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने किया है और इस मूर्ति का संबंध चोल साम्राज्य से है। चोल साम्राज्य से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इससे उत्तर हो जाएगा इसका सूरीनाम। सूरीनाम और सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से पुरस्कार मिला और यह सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही थी। और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड धूम्रपान पर। और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 बनाएगा और इजराइल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का प्रशिक्षण किया है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जनवरी 2022 में पंजाबी को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा कर दी है और 2021 के जनगणना के बाद यह घोषणा की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। यहाँ 2,39,000 से अधिक लोगों ने इस भाषा का घर का उपयोग करते हैं और 2016 के मुकाबले 2021 में 80% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है न्यू अमरावती स्टेशन। न्यू अमरावती स्टेशन। और पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और न्यू अमरावती स्टेशन जो पिंक स्टेशनों की श्रेणी में शामिल है में 12 महिला कर्मचारियों का स्टाफ है जो इसके संचालन का प्रबंधन करते हैं। इस टीम में 4 डिप्टी स्टेशन अधीक्षक, 4 पॉइंट महिला और 3 महिला सुरक्षाकर्मी और 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट शामिल है।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है? शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। शुभ यात्रा योजना केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। केरल की अर्थव्यवस्था विदेशों में काम कर रहे अपने प्रवासी भारतीयों से प्राप्त धन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है? तो बताना है कि यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है और इसका 5 वर्षों वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 27-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। तो ये दोनों बात सही है। अगला प्रश्न है कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस, स्टारडॉग, स्काई लैब्स, कोलिंस। तो यह करेगा स्काई रूट एरोस्पेस। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एआई स्कूल यह लॉन्च किया गया है केरल में। एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में किया गया है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्कूल का उद्घाटन किए। चलिए अगला प्रश्न है कि आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यह जीता है सरबजोत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो डायरेक्टर के पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में सोनाली घोष को किया गया। डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है और वह 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम रखा गया है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज और इसका 14वां संस्करण हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया का उद्घाटन किए। और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मेगा एयर शो का उद्घाटन समारोह में फ्लाई पास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किए और इस मेगा एयर शो 2023 में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया था। तो याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख चीफ मार्शल कौन है? वी.आर. चौधरी। पहला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किए हैं? तो यह किए हैं 26 विपक्षी दलों ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया और इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो इसमें से दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किए। उत्तर प्रदेश में नहीं, कहां पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। तो इसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया इसलिए यह गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा, यह सही है। जिसमें से आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोवर्धन पहल किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी, सही है। गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल
और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। तो ये दोनों कथन इसका सही है, दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो यह हो जाएगा सांची। कौन हो जाएगा? सांची। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किसे किया है, तो यह किए हैं INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और INS द्रोणाचार्य प्रहरी बल के प्रशिक्षण का नोडल केंद्र और कई हिंद महासागर क्षेत्र IOR देशों के प्रशिक्षण के लिए नौसेना का केंद्र है। अगला प्रश्न है कि सरकार ने मणिपुर हिंसा के जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल के प्रमुख कौन है, तो पैनल के प्रमुख अजय लांबा को बनाया गया, अजय लांबा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है, तो निर्यात गंतव्य नीदरलैंड बना है, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है कि रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी, तो यह संधि 2011 में लागू की गई थी, 2011 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है। किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है, तो यह किया है HPCL, HPCL ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा HPCL। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है, तो यह किया है आपका रिलायंस ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप ने। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के बाद स्वर्ण हासिल किया, तो यह किए थे 88.17 मीटर। जेवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी भाला फेंकते हैं। और इन्होंने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नसीम ने 87.82 मीटर के साथ रजत पदक जीता था, इनको हराए थे। अगला प्रश्न है किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता, तो यह जीता था रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड ने जीता था। और रियल मैड्रिड ने फरवरी 2023 में रबात मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फुटबॉल क्लब जीता। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्रों को कवर करने की योजना बना रही है, तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर पाम ऑयल, पाम ऑयल बागानों के तहत अधिक क्षेत्रों को कवर करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है, ऊर्जा संकट पर, तो यह किया है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा कर दिया है। कोविड के कारण आपदा की स्थिति को हटाने जाने के ठीक 10 महीने बाद देश में बिजली संकट को लेकर आपदा की स्थिति को लागू कर दिया है। राष्ट्रपति श्री रामाफोसा ने यह घोषणा किया कि इस मामले से अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निराकरण के लिए एक ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया है, तो पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसका थीम रखा गया है कि हमारी नर्स हमारा भविष्य, हमारी नर्स हमारा भविष्य। नंबर 8 का पहला प्रश्न कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो यह जीता है भारत ने।
और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ था। दक्षिण कोरिया के बुसान, याद रखिएगा। और पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां संस्करण है। अगला प्रश्न है कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 करियर की 50वीं F1 जीत किसने दर्ज की? तो यह किया है मैक्स वर्स्टेपन ने। और यही 50वीं, जबकि वहीं लुइस हैमिल्टन 103, माइकल शूमाकर 91 और सेबेस्टियन वेटल 53 और एलन प्रोस्ट 51 और 50 जीत के साथ क्लब में शामिल हो गए हैं मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिस्ट अबैंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। वही पर पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत किया। बिल्कुल सही है। केंद्र परियोजना के लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार शेष 20% का योगदान करेगी। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। तो यह इसरो के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। और हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण किस उपग्रह के द्वारा किया जाएगा? तो इस उपग्रह का नाम है निसार उपग्रह के द्वारा किया जाएगा। निसार उपग्रह के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा ही। अगला प्रश्न है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमकोवैक ओएम को मंजूरी दे दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी किस प्रकार का वैक्सीन है? तो यह mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन यह किया गया हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो यह मिला है जम्मू और कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, सही है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, दोनों सही है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है अमेठी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना IAF को किस देश के स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई है? तो यह हुआ है इजराइल से। और भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेनदेन शुरू किया है? तो यह किया है सिंगापुर के साथ, भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि दूसरे
एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? दूसरे एससीओ, तो यह किया गया बेंगलुरु में। और इसकी एससीओ का संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है एससीओ। अगला प्रश्न है कि 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह मनाया गया 51वां वर्षगांठ। और 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में 6 दिसंबर 2022 को मनाया गया। और यह कार्यक्रम ढाका में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया। और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संबंधित देशों के प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 में लिया था। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो यह होप इनिशिएटिव पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया। चलिए सेट नंबर 9 देखते हैं। 9 का पहला प्रश्न है कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 में विश्व चैंपियनशिप में डैश वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो यह हो जाएगा 53 केजी के वर्ग में, 53 केजी के वर्ग में कांस्य पदक अंतिम पंघाल ने जीते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है कोनेरू हम्पी। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। और विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी, दोनों सही है। और अगला प्रश्न है कि वाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यह वाईकुला रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो यह वाईकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच। या अमलेखगंज कहाँ है? तो नेपाल में है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है? तो यह किया है असम सरकार कर दिया है। और अगला प्रश्न है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? ल्यूमिनस द्वारा, तो यह बनाया जाएगा उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है इंद्रजाल। और हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने एआई संचालित द्वारा एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया जिसका नाम इंद्रजाल दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो यह है जापान देश बन गया है, जापान। अगला प्रश्न है कि एशियाई देशों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 2010 ईस्वी में। 2010 में पहली बार शामिल किया गया था। 2024 में हुए एशियाई खेल में भी क्रिकेट को शामिल किया गया। 2023 में 19वें एशियाई खेल में भी क्रिकेट को पुनः शामिल किया गया। इसमें पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने भी भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता।
और प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। और एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी थाईलैंड किया है अभी तक 4 बार। और अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह बना है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगौरों का प्रत्यार्पण किया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। और किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है? तो यह असम सरकार ने किया है सरपंच संवाद। और भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो यह किए हैं अपूर्व चंद्रा। वहीं पर अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वह कहाँ होगा? 2024 में ब्राजील में होगा, ब्राजील में। अगला प्रश्न है कि स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सही है। स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC के मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया गया है। यह दोनों सही है। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट है। तो बताना है कि यह कौवा है, तो यह 7वां है, 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है। और इसे मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। और इस युद्धपोत का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ करेंगी और समारोह में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको भारत के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि जापान ने डैश परमाणु संयंत्र में उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यह कर दिया है फुकुशिमा। जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है, फुकुशिमा। अब जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। और परमाणु संयंत्र में संग्रहित 10 लाख टन से अधिक पानी को अगले 30 वर्षों में छोड़ा जाएगा। और अगला प्रश्न है कि यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस लाइटिंग। नंबर 10 का पहला प्रश्न देखते हैं कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नेहा ठाकुर का संबंध सेलिंग से है। नेहा ठाकुर का संबंध सेलिंग से है। अगला प्रश्न है कि वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? वेस्टर्न लेन, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा चेतना मारू। अगला प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भारत की ही महिला टीम ने। और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किए। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता? तो यह जीता है मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने। अगला प्रश्न है किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत SKOCH पुरस्कार जीता? स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत SKOCH पुरस्कार जीता, तो यह जीता है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। और अगला प्रश्न है कि 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है मारिया एस्टेपानोवा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक तरफ बचाव अभियान है, एक तरफ संबंधित देश है, तो कौन सा सही नहीं है। तो यह दिया ऑपरेशन सुकून जो इराक दे रहा है। ऑपरेशन सुकून जो है ना, इससे संबंधित देश है आपका लेबनान। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन सुकून लेबनान है। वहीं ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लिबिया सही है। ऑपरेशन राहत यमन सही है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एग्री चैट बॉट अम्मा क्रुसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो यह किया गया उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है। तो यह हो जाएगा यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह है कि यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JXA और भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, और JAXA एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो यह दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा कर दिया है। तो यह कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है। तो यह किया है हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023, तो यह किया गया दिल्ली में, नई दिल्ली। और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा है। और इस विषय का जो बैठक है सिनर्जी टुवार्ड्स सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है। तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से सुधरकर 2036 तक 952 हो जाएगा और 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। यह दोनों रिपोर्ट जो दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। GIB, तो प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यह हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है। तो यह किया है जापान को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPSC ने डेटा और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, IEA के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। गेस्ट कंट्री के रूप में 9 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से आपका बांग्लादेश था, मिस्र था, UAE था, नीदरलैंड था, मॉरिशस था, नाइजीरिया था, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। और G20 की अध्यक्षता की थीम PM मोदी को विदेश नीति के प्रमुख टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है। और G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया।